हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का जो मेजर सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, उसकी फर्स्ट यूनिट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो। मैंने इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं जो मोस्टली बार बार बरकतुल्लाह एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको भी पढ़ के चले जाते हो तो इनमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स की जो फर्स्ट यूनिट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स मतलब कि इनकम पे लगने वाला टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स होता है। अब जो टैक्स होते हैं नॉर्मली, है ना, उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो टैक्स का जो बर्डन होता है किसी एक सिंगल पर्सन पे, है ना, या इंडिविजुअल पे पड़ता है डायरेक्टली। मतलब वो उस बर्डन को ना तो शिफ्ट कर सकता है किसी और पे, ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक सैलरीड पर्सन है ना, वो पर मंथ के हिसाब से सैलरी गेन कर रहा है और साल भर में उसकी जो इनकम कैलकुलेट की जाएगी, फिर उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो लिमिट क्रॉस करता है तो। ठीक है, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 लाख तक की जो आपकी इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। फिर उसके बाद उस पर 5% से टैक्स लगता है। ठीक है, 5 से ऐसे करके 30% तक आपका टैक्स जाता है। ठीक है, तो जो टैक्स का बर्डन जो डायरेक्टली किसी एक पर्सन पे या इंडिविजुअल पे पड़ता है तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना, जो कि कौन सा टैक्स है हमारा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी आ रही है, तो अब जो मेरी साल भर की इनकम होगी, है ना, उस इनकम पे मुझे को टैक्स देना पड़ेगा। मैं वो टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, ना ही ट्रांसफर कर सकती हूँ। वो टैक्स मुझे को ही पे करना पड़ेगा। इसलिए जो इनकम टैक्स है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जो टैक्स का बर्डन होता है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है, और इनडायरेक्टली जो उसका बर्डन होता है वो कस्टमर पे पड़ता है। जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें यही होता है कि कंपनी ने अगर कोई सामान प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बना के होलसेलर को बेचेगी, तो वो जब सामान बेचती है, गुड्स बेचती है, तो उसी में जीएसटी को इंक्लूड करके बेचती है। ठीक है, सेम होलसेलर रिटेलर को जब बेचता है तो वो भी यही करता है, और एंड में जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को भी ऐसे ही उसमें जीएसटी इंक्लूड करके सामान बेचता है या गुड्स बेचता है। तो जो ये बर्डन होता है वो शिफ्ट होते होते इनडायरेक्टली किस पे पड़ता है, कस्टमर पे पड़ता है। इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पर अभी इस सब्जेक्ट में हमें डायरेक्ट टैक्स देखना है जो कि इनकम टैक्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स क्या होता है और ये किस तरीके का टैक्स है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को भी मिल सकता है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है ना, या तो प्रीवियस ईयर अकेला पूछ लेंगे या तो असेसमेंट ईयर अकेला पूछ लेंगे या दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रीवियस मतलब कि पिछला। ठीक है, ईयर मतलब कि साल या वर्ष। हिंदी मीडियम वालों को भी मैं हिंदी में समझा दूंगी और नेक्स्ट स्लाइड मैंने हिंदी में ही दे दी है, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर हिंदी में इसको हम गत वर्ष या पिछला वर्ष भी कहते हैं ना। तो द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ठीक है, इट बिगिन्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। मतलब प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर जिसमें क्या होती है, हमने इनकम अर्न की है, कमा ली है ना, जैसे कि अभी करंट में चल रहा है 2025-26, और तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 24 और 25। ठीक है, 2024 25 क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है और या जिसमें हमने इनकम हमारी अर्न की होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कौन सा ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर। एग्जांपल ये लिखा भी हुआ है, इनकम अर्न इन 2023-24। ठीक है, तो 23-24 क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और इसका जो असेसमेंट किया जाएगा वो उसके नेक्स्ट ईयर में किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो प्रीवियस ईयर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं असेसमेंट ईयर पे। तो अब पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर, द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। ठीक है, मतलब कि द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि पिछले साल को जो फॉलो करता है ना इमीडिएटली, इन विच इनकम इज असेस्ड, और जिस ईयर में इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस्ड किया जाता है या टैक्स पे किया जाता है ना, उस ईयर की इनकम पे, उसको ही हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मान लो ये 2025-26 चल रहा है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 24-25। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब 24-25 में मान लो मैंने अपनी इनकम गेन की है ना, पूरी इनकम मेरी साल भर मैंने इनकम गेन की, तो अब इसका जो असेसमेंट होगा इस इनकम का, है ना, वो कौन से ईयर में होगा, 25-26 में। ठीक है, क्योंकि साल भर पहले आप कमाओगे और उसके बाद ही तो आपको टैक्स देना रहेगा, है ना। तो जो आपने इनकम गेन की है 24-25 में, है ना, उसका असेसमेंट कब होगा, 25-26 में। तो जिस ईयर में हम अर्न की हुई इनकम का असेसमेंट करते हैं वो ईयर कौन सा हो जाता है, हमारा असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो ईयर होता है वही कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है इसका प्रीवियस ईयर, जैसे मान लो 23-24 है तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 24 और 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर में हम क्या करेंगे, इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम हमने कमाई है ना, अर्न की है, उसका असेसमेंट किया जाता है या उस पर टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, क्रॉस टोटल इनकम वर्सेस टोटल इनकम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी मैं थ्योरी समझा रही हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं इसका आपको न्यूमेरिकल भी इसके करा दूंगी, एक दो जो इंपॉर्टेंट है, या आ सकते हैं। ठीक है, क्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम।
अब जो ये इनकम है इनको भी इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं अलग अलग, और चाहे तो वो फिर कैलकुलेशन पूछ लेंगे या तो फिर डिफरेंस पूछ लेंगे, है ना, इस तरीके से जो आपको अभी क्वेश्चन में दिख रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, इसको शॉर्ट में जीटीआई भी बोलते हैं। तो जीटीआई मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना कि ये क्या पूछ लिया है। वो ऐसा मतलब कि बीयू वाले ऐसा करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी दे देते हैं ना एग्जाम में। तो ग्रॉस टोटल इनकम सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स। अब आपको, अगर आप लोग मतलब कि साल भर से इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि जो इनकम के जो हेड्स होते हैं वो 5 हेड्स होते हैं ना। इनकम के हेड्स कह लो या तो सोर्स कह लो, मतलब कि हमें इनकम रिसीव कहाँ से होती है ना, क्या सोर्स होते हैं, कहाँ से हम पैसा कमाएंगे कि हम उसको इनकम कहेंगे और फिर उस पर हमें टैक्स देना होगा। ठीक है, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वो जो 5 हेड्स होते हैं उसका सम होती है। ठीक है, जैसे मान लो 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये 5 हेड्स होते हैं। इन 5 हेड्स की जो इनकम होती है, मतलब मान लो साल भर में, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, है ना, अब जो मुझे इनकम हो रही है साल भर में पूरी, मैं सैलरी से भी कुछ कमा रही हूँ, तो ये मेरी कहाँ चली जाएगी, कौन से हेड में हो जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, मान लो मेरा कोई हाउस है जो मैंने रेंट से दे रखा है, तो उससे भी मुझे पर मंथ के हिसाब से इनकम हो रही है, तो ये इनकम मेरी क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर मेरा कोई बिजनेस भी है, शॉप है या कुछ भी है ना, तो उससे भी फिर मुझे क्या हो रहा है, मतलब अर्निंग हो रही है मेरी, तो साल भर की मेरी वो इनकम भी कैलकुलेट की जाएगी, है ना। तो ये किस में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ठीक है, फिर कैपिटल गेन, मान लो मेरे पास कोई पुरानी कैपिटल असेट्स पड़ी हुई थी, वो मैंने बेच दी है, तो उससे भी मुझे कुछ फायदा हो गया है, तो वो भी फिर वो भी मेरी क्या होगी, इनकम होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अदर सोर्सेज, मान लो मैंने कोई लॉटरी जीत ली है ना, या हॉर्स रेस में मैंने पैसा लगाया था, वो मुझे मतलब मैंने उसमें जीत गई हूँ, है ना, तो उससे भी मुझे, तो ऐसे करके साल भर में मुझे इन 5 हेड से कुछ इनकम हुई, है ना। तो अब हम जब इन 5 हेड्स की जो इनकम है उनको टोटल कर लेंगे, है ना। जैसे मान लो 5 हेड्स को मिला के मेरी इनकम हो रही है 50,000 साल भर की, मान लो 50,000 नहीं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 50 लाख की इनकम हो रही है मेरी, है ना। तो ये जो इनकम होगी, ये इनकम मेरी क्या कहलाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, 5 हेड से होने वाली इनकम को जब सम टोटल कर लेंगे हम, है ना, जोड़ लेंगे सभी को, तो वो होगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल इनकम देख लेते हैं। जीटीआई आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस, मतलब कि फिर टोटल इनकम क्या होगी, जब जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है, 5 हेड्स को जोड़ा, ग्रॉस टोटल इनकम आई। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम क्या कर देंगे, डिडक्शन को अलाउ कर देंगे, है ना, मतलब कि उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है ना, इनकम टैक्स के लिए, मतलब जो हम पे करेंगे ताकि जो हमारा टैक्स का बर्डन है वो थोड़ा बहुत कम हो मतलब कि हो सके। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमें डिडक्शंस मिलते हैं। तो जो ग्रॉस टोटल हमारी इनकम आती है उसमें से फिर कुछ डिडक्शंस को माइनस किया जाता है ना, उसके बाद जो हमारी इनकम निकल के आती है वो इनकम हमारी कौन सी इनकम होती है, टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। फिर उस इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब कि 5 हेड्स को जोड़ के जो इनकम आई वो, और टोटल इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करने पे जो इनकम आई वो, है ना, वो इनकम हो जाएगी हमारी टोटल इनकम। अब डिडक्शंस देख लेते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है, नो डिडक्शंस आर अलाउड। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि इसमें तो सिर्फ जो 5 हेड से जो अगर इनकम हो रही है तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है सिर्फ। ठीक है, टोटल इनकम में क्या होता है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन, ठीक है, 80C to 80U, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिडक्शंस भी आपसे अलग से पूछ लिए जाते हैं, आगे जो हम यूनिट करेंगे तो उनमें मैं आपको समझाऊंगी। तो जो डिडक्शंस होते हैं ना 80C से लेकर 80U तक रहते हैं, ये अलाउ किए जाते हैं। आप किस किस क्राइटेरिया में आ रहे हो, आपको कौन कौन से डिडक्शन मिलने चाहिए, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस किए जाते हैं। फिर जो इनकम आपकी बचती है वो टोटल इनकम होती है। ठीक है, अब इंक्लूड क्या क्या किया जाता है, तो इंक्लूड ऑल टैक्सेबल इनकम्स बिफोर डिडक्शन, मतलब कि जितनी भी टैक्सेबल इनकम्स होती हैं डिडक्शन के पहले वो सब ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, कैपिटल गेन और क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, और जो टोटल इनकम होती है, इनकम आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन के बाद जो इनकम बचती है वही क्या होती है, आपकी टोटल इनकम होती है। ठीक है, टैक्स नॉट द फाइनल इनकम फॉर द टैक्स कैलकुलेशन। अब जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें हमें टैक्स पे नहीं करना होता है। ठीक है, ये एक फाइनल इनकम नहीं होती है टैक्स कैलकुलेशन के लिए। इसमें देख लेते हैं फाइनल इनकम ऑन विच इज टैक्स पेबल। ठीक है, जो टोटल इनकम होती है वो हमारी फाइनल इनकम होती है और उसी पे फिर हमें क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही रखे हैं। देखो यूनिट 1 तो बहुत बढ़िया, पर एग्जाम के हिसाब से अभी आपको पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है ना, जो जितना आएगा उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ उतने क्वेश्चन रखे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में तो देखने मिल ही जाएगा, है ना। अगर लॉन्ग में पूछेंगे तो वो फिर थोड़ा बढ़ा के पूछ सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में तो ये आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। ठीक है, ऐसी इनकम जो लैंड से डिराइव्ड की गई है, विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। और वो जो लैंड थी वो किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही थी, एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पस मतलब कि उस पर आप खेती कर रहे थे, है ना। तो मतलब कि इंडिया में ज़मीन है आपके, है ना, ज़मीन से फिर आप क्या कर रहे थे, उसमें खेती कर रहे थे और उससे आपको कुछ इनकम हो रही थी, है ना। तो उस इनकम को क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है इंडिया में, और ये किसमें बताया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 10 उसका सबसेक्शन 1। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है। तो जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, पर इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है ना।
अच्छा, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है ना, ये देख लेते हैं। तो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब मान लो आपके पास ज़मीन थी और आपने उसको रेंट से दे दिया किसी को, ठीक है, फिर वो भी उस पर क्या कर रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मतलब कि जैसे कि उसमें बीज बोना है ना, फिर फसल उग जाएगी तो उसकी कटाई वगैरह, ये सारी चीज़ें जो खेती करने के लिए की जाती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें परफॉर्म की जानी चाहिए, है ना, एक्टिविटीज़। फिर तो आपने किसी को वो ज़मीन दे दी है, अब वो उसको यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, और फिर उसके बदले वो आपको क्या देगा, रेंट दे रहा है ना। तो जो रेंट आपको एग्रीकल्चरल लैंड से मिल रहा है ना, उस रेंट को भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब एग्रीकल्चर इनकम माना जा रहा है मतलब कि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आ गया इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन, वही खेती करके अगर आपको पैसा मिल रहा है ना, आपने उस पर खेती की, फसल को बेचा मार्केट में और उससे आपको पैसा अर्न हुआ है ना, तो वो इनकम आपकी कैसी हो गई, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मतलब कि टैक्स आपको नहीं देना। अगला है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, ठीक है। फार्म बिल्डिंग जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस कौन सा फार्म हाउस, जैसे कि मान लो आपका खेत है, खेत के अंदर ही एक घर बना हुआ है ना, या हाउस बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, और उस बिल्डिंग या हाउस में आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही जो गुड्स है वो रखा हुआ है, या आप वहाँ से बेच रहे हो उस गुड्स को, जैसे कि ये भूसा वगैरह हो गया या कंडे वगैरह हो गए, है ना। इस तरीके से आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही वहाँ से बेच रहे हो, या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आपने वो हाउस बना के रखा। अब वो जो हाउस होना चाहिए वो खेत के अंदर ही होना चाहिए आपका, है ना, तब उसको फार्म हाउस माना जाएगा। और उससे भी जो इनकम होगी, अगर वहाँ से आप कुछ गुड्स बेच रहे हो, है ना, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी, मतलब उस पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना। एग्जाम्पल रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, उससे अगर कोई रेंट आ रहा है तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम क्रॉप्स, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनसे भी अगर इनकम हो रही है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि अगर जैसे मार्केट में कोई एक सब्जी बेच रहा है ना, तो सब्जी बेच के वो पैसे कमा रहा है, अभी जैसे इसमें लिखा है वेजिटेबल्स, है ना, इनकम, तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सब्जी भी वो कहीं से खरीद के ला रहा है, फिर वो उसको बेच रहा है, ठीक है, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। वो कौन सी इनकम होगी उसकी? वो बिजनेस की इनकम होगी। वो एक तरीके से एक बिजनेस कर रहा है। हाँ, अगर वहीं वो खुद अपने खेत से वो सब्जियां उगा के ला रहा है और फिर बेच रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अगला है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे कि जो ये धान वगैरह निकलती है ना, धान से क्या निकलती हैं, चावल निकलते हैं, तो उसके लिए भी प्रोड्यूस को आप क्या करते हो, फिट फॉर द मार्केट बनाते हो, है ना, क्योंकि धान तो डायरेक्टली कोई कंज्यूम करता नहीं है ना, धान को फिर फिट फॉर द मार्केट बनाया जाता है, मतलब उससे चावल निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है, जिसको फिर कस्टमर बाय करता है, ठीक है। तो वो एक तरीके का क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है ना। उससे भी अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, मतलब उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। आगे देख लेते हैं हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बट लैंड रिलेटेड इनकम। देखो ऊपर क्या लिखा था, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनकम दी है जो ड्राइव तो लैंड से ही हो रही है, पर फिर भी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उस पर क्या होगा, मतलब कि टैक्स देना है या नहीं देना है, ये हम डिसाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी, जो ये चट्टान वगैरह होती हैं, खदान वगैरह होती है ना, जैसे कि ये चूना पत्थर वगैरह है ना, स्टोन ही रहता है वो, स्टोन क्वेरी। तो अगर उससे आपको इनकम हो रही है आपकी चूने की, वो है खदान वगैरह, आप फिर वहाँ से उसको बेच रहे हो, तो वो है कैसी इनकम, डिराइव्ड, तो वो लैंड से ही हो रही है, ज़मीन से ही निकल रहा है, ठीक है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों? वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। दूसरा इनकम फ्रॉम माइनिंग, वही जो कोयले की भी खदान हो गई, या ये माइनिंग जो होती है ना, खोदना वगैरह, ये कोयला खोदते हैं, या और भी पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे करके, ठीक है, या और भी चीज़ें होती हैं ना, तो उससे भी वो भी कैसी इनकम, वो भी इनकम कैसे ड्राइव हो रही है, लैंड से, पर फिर भी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। अगला है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी वगैरह है किसी की, वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। फिर अगला है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, ये मुर्गी पालन वगैरह जो होता है वो भी ज़मीन से ही रिलेटेड है, क्योंकि पोल्ट्री या फार्म अगर आप खोलते हो तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक ज़मीन होना चाहिए, है ना, खुले में ही वो होता है, फार्म छोटा सा बना जैसा भी बनाया जाता है, फिर उससे जो इनकम होती है तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम टिम्बर बिजनेस, है ना, इनकम फ्रॉम ब्रिक मेकिंग, ईंट वगैरह बनती है जो, वो भी कैसे ज़मीन पे ही बनती है, बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे ईंट के भट्टे लगते हैं ना, फिर वो बना के फिर वो बेचते हैं, तो वो भी। इनकम फ्रॉम नर्सरी में जो ये छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो। इनकम फ्रॉम गोडाउन जैसे कि ये वेयर हाउस वगैरह जो होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखा जाता है, पर सिर्फ रखा जाता है ना, वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है ना, इसलिए वो भी इनकम मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी नहीं होती है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है ना। अब ये जब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी कैसी होंगी, दीज आर टैक्सेबल, सभी टैक्सेबल होंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम समझ में आ गई होगी। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जैसे कि ये बांस वगैरह हो गया, है ना, या कोई ऐसी घास हो गई उसको आप बेच रहे हो, फिर आप कहो कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें हम टैक्स नहीं देंगे, तो नहीं, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपने कोई भी मेहनत नहीं किया है ना, वो तो अपने आप उगाया है ना, फिर आपने उसको बेचा। अगर आप खुद से मेहनत करके, मतलब कि खुद से भी नहीं, जैसे आपने मजदूर भी लगा रखे हैं ना खेती करने के लिए, पर वो ज़मीन आपकी, आप उसके ओनर हो और आप वहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो और उसके बाद आप इनकम गेन कर रहे हो, तो फिर वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। और एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अगला देखते हैं, असेसी कौन होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। असेसी कौन होता है देख लेते हैं। असेसी, इसको हिंदी में कहते हैं करदाता, ठीक है, मतलब कि कर को देने वाला। एन असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो टैक्स को पे करने के लिए लायबल होता है ना, और अगेंस्ट हुम एनी प्रोसीडिंग इज टेकन, ठीक है।
मतलब कि या जिसके अगेंस्ट कोई भी इस तरीके की प्रोसीडिंग की जाती है, ठीक है। तो वो कौन होता है? असेसी होता है या करदाता, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कर को चुकाने के लिए क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है ना, मतलब कि उसको वो टैक्स चुकाना ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? असेसी। जैसे इंडिविजुअल हो गया, टाइप देख लेते हैं कौन कौन होता है। जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? मुझे अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं कौन हो गई? असेसी हो गई, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF क्या होता है? मतलब कि इंडिया में रहने वाला एक ऐसा परिवार या ऐसी फैमिली जो कि जॉइंट है ना, अभी तक सब साथ में रह रहे हैं, और उनका जो सबसे सीनियर पर्सन होता है वो होता है कर्ता, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। करता, तो जो करता होता है इसमें वही, उसी पे सारी टैक्स लाइबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि वही हेड ऑफ द फैमिली होता है, सबसे सीनियर पर्सन, और उसी को जो टैक्स वगैरह पे करना होता है वो उसी को टैक्स पे करना होता है। तो असेसी उसमें कौन होगा? HUF की कंडीशन में करता होगा, ठीक है। अगला है कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी अदर पर्सन, ठीक है। ये सभी कौन होंगे? असेसी होंगे, ठीक है। मतलब कि इन सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स की लाइबिलिटी इन सभी पे आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं असेसी। आप ये छोटा सा लिखा हुआ है, पर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका मीनिंग लिख के और इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हो, तो आपका आराम से ये, अगर 9 नंबर में भी आता है तो ये आप आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेसी। असेसी मतलब कि करदाता, जो भी टैक्स को पे करने के लिए लायबल होगा वही असेसी कहलाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। निवासी या निवासी की स्थिति, निवासी कौन होता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल के केस में देख लेते हैं, एक मिनट। स्टेड इंडिया इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में रुका हो, ठीक है, रहा हो इंडिया में। अब उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, दो तरह की कंडीशन होती है। एक होती है बेसिक कंडीशन और एक होती है एडिशनल कंडीशन, ठीक है। बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन होती है जिसमें से आपको कोई एक फुलफिल करनी होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे थे, उसमें जो पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है उसको इंडिया में स्टे करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अब उसकी कुछ कंडीशन होती है, 2 तरह की कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन क्या होती है? अगर कोई पर्सन है ना 182 डेज और मोर, 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रह जाता है ना प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम रेसिडेंट मान लेते हैं कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। अब रेसिडेंट है, इंडिया में इनकम गेन कर रहा है, मतलब कि उस पर इनकम टैक्स अब लगेगा, ठीक है। और जो लेस देन 182 डेज रहता है तो उसको हम नॉन रेसिडेंट कह देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो रेसिडेंट होता है वो भी 2 तरह से होता है, 2 तरह का होता है। देखो, रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब कि एकदम कह सकते हैं सच्चा भारतीय, है ना, जो बिल्कुल यहीं का है। तो उसके लिए क्या होता है? 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, अगर वो 60 दिन या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रह लिया है, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 ईयर, और लास्ट के देखो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा हो, ठीक है, और उसके पहले के 4 सालों में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में वो 365 डेज रहना चाहिए इंडिया में, तभी वो कौन सा रेसिडेंट होगा? ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा, ठीक है। और अगर उसने ये 60 डेज वाली कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? मतलब कि 182 डेज वाली उसने फुलफिल की है पर ये 60 डेज वाली उसने फुलफिल नहीं की है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट तो रहेगा पर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट रहेगा वो, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। वैसे इसकी बेसिक कंडीशन होती है और एडिशनल कंडीशन होती है, वो अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसको और अलग से डिटेल में समझा दूंगी, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना काफ़ी है। पर अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं आपको वो भी अलग से समझा दूंगी और डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब कि ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। देखो ये बताया भी है सेक्शन नंबर 10 में, ठीक है, इसको बताया गया एग्जेम्प्टेड इनकम को। तो द फॉलोइंग इनकम्स आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10, ठीक है। ये मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम जब मैंने ऊपर पढ़ाया था तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको एग्जेम्प्टेड बताया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 10, उसका भी सब सेक्शन 1 में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड है। ये पूरी लिस्ट भी आपसे पूछ लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो पहला है एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में, ठीक है, बाहर का नहीं पता, सिर्फ ये इंडिया का चल रहा है, अपन इंडिया का पढ़ रहा है। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चरल इनकम होगी वो फुली एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको शेयर पे प्रॉफिट मिलता है ना किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड है। स्कॉलरशिप रिसीव्ड, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी जो इनकम है आपकी वो भी एग्जेम्प्टेड है, मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ है ना, जो ये लोकल अथॉरिटीज़ रहती हैं, मतलब कि नगर पालिका, नगर निगम, है ना, अगर इनकी कोई अलग से इनकम आती है तो ये भी एग्जेम्प्टेड इनकम है। लीव इनकैशमेंट है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिर्फ, ये बात याद रखना। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट क्या होता है? जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो जॉब जब हम करते हैं तो साल भर में हमें कुछ छुट्टियां मिलती हैं या कुछ हॉलीडेज मिलते हैं, जो हमारे मतलब कि अगर वो हमें देंगे, जैसे कि मान लो एक साल में तुम्हें 13 CL, उसको पूरा फुल फॉर्म है उसका कैजुअल लीव, ठीक है, वो अगर आपको मिलती है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो मान लो वो जो 13 दिन की छुट्टी आपको मिलती है, अगर आपने वो इस साल में एक भी लीव नहीं लिया है ना, लीव नहीं लिया, तो आप उसको क्या करवा सकते हो? उसका भी इनकैशमेंट करा सकते हैं, मतलब उसको आप पैसों में कन्वर्ट करके ले सकते हो। तो वो भी क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई है ना। तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाता है, किनसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए ये कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप उसको इनकैश भी करा पाओ, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको जो छुट्टियां मिली हैं वो आपने अवेल नहीं की है, तो फिर आप उनको इनकैशमेंट मतलब कि कैश में उनको कन्वर्ट करा के वो इनकम भी आप ले सकते हो, है ना। तो
वो कैसी होती है, एग्जेम्प्टेड होती है इनकम, ठीक है। फिर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्या होती है, ग्रेचुटी का मतलब होता है कि आपने कुछ अपने लाइफ के कुछ साल, जैसे मान लो 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने भी साल आपने किसी एक ही कंपनी में रहकर, है ना, काम किया है, ठीक है, तो आपने क्या दिया है, कुछ अपना टाइम दिया है ना, तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेचुटी कहते हैं। तो वो उससे जो मिलने वाला पैसा होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, पर सब्जेक्ट टू लिमिट, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लिमिट, मतलब कि कुछ एक लिमिट डिसाइड की गई है, अगर उतनी लिमिट तक आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो वो आपकी टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहेगी। और ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट में अगर कंपनी की ऐसी पॉलिसीज़ है तो वो आपको देगी ग्रेचुटी, मतलब कि ग्रेचुटी तो देगी पर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर ऐसी पॉलिसी नहीं है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है ग्रेचुटी पे, ठीक है। और उसकी भी कुछ लिमिट्स दी गई हैं उसमें भी, है ना, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको फुली एग्जेम्प्टेड है। अगला है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉय की सैलरी में से हर मंथ कुछ प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में कुछ पैसा कट किया जाता है ना, जो फिर उनका इकट्ठा होता जाता है जब वो रिटायर होंगे या जॉब छोड़ते हैं, या है ना, जो भी कंडीशन होती है तो उस हिसाब से वो पैसा फिर उनको बाद में मिलता है ना, तो वो भी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो वो भी इनकम कैसी होती है, फुली एग्जेम्प्टेड होती है, उस पर भी कोई टैक्स पे नहीं करना। फैमिली पेंशन, अगर फैमिली में किसी को पेंशन मिल रही है ना, वो भी एक लिमिट रहेगी उसकी, है ना, उसके बाद उस पर भी टैक्स लगना मतलब कि लगने लग जाएगा, ठीक है, पर एक लिमिट तक वो कैसी होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। इंटरेस्ट ऑन 15 सेक्शन नंबर 15 का 1 और उसका भी सब सेक्शन ए, है ना, बॉन्ड्स के लिए ये बताया, अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह परचेस करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। अगला है कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, कोई भी आपने प्रॉपर्टी मतलब कि एक्विजिशन किया हुआ है उसका, है ना, और उस पर आपको कुछ कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड है ना टैक्स से। लास्ट है गिफ्ट्स ऑन मैरिज, अगर मैरिज में जो मिलने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं ना, तो वो भी एक लिमिट तक क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्स से, ठीक है। जैसे किसी ने पैसे दे दिए, ज्वेलरी दे दी, तो एक लिमिट तक वो भी कैसी रहेगी, एग्जेम्प्टेड रहेगी, फिर एक लिमिट के बाद उस पर भी टैक्स पे होगा, है ना। तो ये कुछ लिस्ट थी एग्जेम्प्टेड इनकम की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स का मीनिंग, हिस्ट्री और प्रोसीजर पूछा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आपसे पूछ लेंगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। मीनिंग क्या है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ऊपर ही मैंने बता दिया था, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, कौन इम्पोज करता है, गवर्नमेंट, ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज एंड अदर एंटिटीज, मतलब कि चाहे आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, या कोई भी अदर एंटिटी आप हो, है ना, तो आपसे उस पर टैक्स लिया जाएगा आपकी इनकम पे, चाहे आप HUF हो, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन सभी से टैक्स लिया जाता है इनकम पे, ठीक है। और ये किस तरीके का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको बताना पड़े, मतलब कि पता होना चाहिए। फिर अगला, इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, जो एक्ट चल रहा है हमारे यहाँ ना, हमारी कंट्री में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ये हो गया इनकम टैक्स का मीनिंग। हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1860, सबसे पहले इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1860 में, बाय सर जेम्स विल्सन, किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर जेम्स विल्सन ने, ठीक है। डिसकंटिन्यूड, फिर इसको आगे और कंटिन्यू किया 1879 में, फिर री इंट्रोड्यूस किया गया 1922 में, ठीक है। करंट लॉ अभी जो चल रहा है वो 1961 का लॉ ही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, पर जो हमारा लॉ चल रहा है, जो एक एक्ट बना हुआ है, जो 1961 का एक्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, एक मिनट, हाँ, प्रोसीजर, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, इनकम आपने अर्न की प्रीवियस ईयर में, फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसकी रिटर्न फाइल की जाएगी, ठीक है। रिटर्न फाइल करना एक तरीके से आपको कहाँ कहाँ से इनकम हुई है उस इनकम की इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न फाइल करना, ठीक है। मतलब आपने साल भर में कौन कौन से हेड से आपको इनकम हुई है, उस पर आपने कितना टैक्स पे किया है, ये सारी चीज़ें आप एक तरीके से गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हो उसके बारे में, है ना, बताते हो। तो ये हो जाती है रिटर्न फाइल करना, ठीक है। फिर असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर, फिर असेसमेंट किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। फिर उसके बाद टैक्स डिमांड इफ एनी, अगर कोई आपकी इनकम ऐसी लगती है कि ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगना चाहिए, तो फिर टैक्स की डिमांड की जाएगी, और फिर अगर ऐसा है तो फिर उस पर पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर होती है ना, ये पूरी प्रोसीजर आप ऐसे मतलब कि फ्लो चार्ट या डायग्राम में बना के आ सकते हो, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ये आप अगर एज इट इज भी लिख के आओगे तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा लिख के आओ, आप कम भी लिखोगे पर आप सही लिखोगे और उसको मतलब कि एक एक्यूरेट और प्रेजेंटेबल तरीके से लिख के आओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके थ्योरी में भी मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। कुछ ये रिमेंबर पॉइंट्स है। एग्रीकल्चरल इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट बट यूज्ड फॉर रेट पर्पस, ठीक है। फुली एग्जेम्प्टेड तो है पर इसमें कुछ रेट पर्पस भी है, जैसे कि जो चाय और कॉफ़ी की जो खेती है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर है, पर उसका जो कुछ पार्ट रहता है उस पर टैक्स लगता है और आधे पार्ट पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जैसे कि चाय उगाई है ना, चाय उगाई तो तब तो वो एग्रीकल्चर है, फिर उसको प्रोसेस करके बेचा जाता है, तो जितना पार्ट वो प्रोसेस करके बेचा जाता है उस पर टैक्स लगता है, क्योंकि फिर वो एक बिजनेस हो जाता है ना। और अगर वो जो चाय पत्ती उगाई और एज इट इज़ अगर बेच दिया है ना, तो फिर वो जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, और वो उतनी इनकम जो रहती है चाय पत्ती से या कॉफ़ी से होने वाली वो एग्जेम्प्टेड रहती है टैक्स से, ठीक है। तो ये यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। ये आपको एग्जाम में इनमें से ज़रूर से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एक नहीं 2-3 भी देखने को मिल सकते हैं। और हिंदी मीडियम को भी मैंने यहाँ पे स्लाइड प्रोवाइड कर दी है। इसमें देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4th क्वेश्चन देख लो हिंदी मीडियम वालों, 1 मिनट, ये इसको आप करदाता लिख लेना, ठीक है, वो ट्रांसलेट करने में हो गया होगा मिस्टेक, ठीक है। बाकी तो सब एज इट इज़ है, जो इंग्लिश में लिखा था सेम वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपको
पढ़ के जाना। यूनिट 1 हो गई है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ये यूनिट 2 की आएगी। तो मैं आपको ऐसे करके आपकी 5 यूनिट्स हैं पूरी कराने की कोशिश करूँगी। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है या नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा समझना है वो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।